उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? तो वो 10 लोगों की समिति है, और वो 10 लोगों के समिति का अध्यक्ष कौन है? संस्था का प्रमुख। संस्था का प्रमुख यानी कौन? यूनिवर्सिटी है तो कौन? वाइस चांसलर। और महाविद्यालय है तो कौन? प्रिंसिपल। अब ये समिति का अध्यक्ष ऐसा नहीं बोला है कि ये शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी चाहिए। ये समिति का अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष बोलते हैं वो संस्था का प्रमुख हुआ, यानी वो वाइस चांसलर रहेगा, या तो कोई कॉलेज का रहेगा तो कॉलेज का प्रिंसिपल रहेगा। अब आप मुझे बताओ, देश में शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के कितने वाइस चांसलर हैं? वो ये 10 लोगों की कमेटी है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, हैंडीकैप, महिला, ये 5 लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इसमें 5 लोग, ये 5 कैटेगरी के जाएंगे, ये जो लगाया हुआ उसके अंदर। अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 तो ओपन कैटेगरी के है ना। तो कास्ट के और अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए रेगुलेशन बनाना चाहिए। ये मांग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई थी, ना कि इकोनॉमिकल कोई दूसरे आधार के ऊपर। इसलिए मेरा ये सबसे कहना है कि जात के आधार के ऊपर, सामाजिक आधार के ऊपर, अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन अलग है, और इकोनॉमिकल आधार के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिस्क्रिमिनेशन अलग है। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश किया था, वो अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर, सामाजिक आधार के ऊपर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ में रेगुलेशन तैयार करने की बात होती है। और तुमने क्या कर दिया? उसमें एससी भी डाल दिया, एसटी भी डाल दिया, ओबीसी भी डाल दिया, दिव्यांग भी डाल दिया, महिला भी डाल दिया, सब डाल दिया। अभी क्या जो कुछ बचा है वो भी डाल दो ना उसमें। नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन रहता? वाइस चांसलर रहता सिलेक्शन कमेटी का। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर के सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष कौन रहता? वाइस चांसलर रहता है। स्कूल कॉलेजेस के नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचर के सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ये कौन रहता? मेंबर सेक्रेटरी तुम्हारा प्रिंसिपल रहता, और चेयरमैन तुम्हारा संस्था का अध्यक्ष रहता। अब ये सारे जो लोग हैं, तुम ही लोग तो अपॉइंटमेंट करते हो। कल डिस्क्रिमिनेशन अपॉइंटमेंट के अंदर अगर होगा तो आरोपी तो आप ही हो, आरोपी तो आप ही हो। अब जब आरोपी आप ही हो तो आप मुझे बताइए, आप ही इंप्लीमेंट करोगे तुम्हारे खिलाफ के निर्णय को? इस तरह से ये जो ढकोसला बनाया गया है ये रेगुलेशन के नाम पे, आप समझिए ये बहुत बड़ा। अगर लोगों ने पढ़ा रहता ना तो इनके ध्यान में आ रहता है ये हमारे फेवर में रहने दो, जैसा है वैसा। पढ़े नहीं ना इन लोगों ने। अगर किसी के खिलाफ में कोई कमेटी अगर निर्णय करेगी तो उसको अपील करने की प्रोविजन है, और अपील किसके सामने करना है? तो लोकपाल के सामने करना है। ये लोकपाल कौन नियुक्त करेगा? तो संस्था प्रमुख नियुक्त करेगा, संस्था प्रमुख नियुक्त करेगा लोकपाल। वो कौनते कैटेगरी का होगा ये नहीं लिखा हुआ है। यानी सर्वसामान्य कैटेगरी के खिलाफ में अगर कोई निर्णय अगर हुआ, वो लोकपाल के सामने आया, तो वो अपील जो है वो सिंगल आदमी डिसाइड करेगा। वो बोलेंगे समता समिति का निर्णय गलत है, इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो आप मुझे बताइए, जज भी वही है, वकील भी वही है, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी का विरोध करूंगा। उसके साथ साथ ये रेगुलेशन जो है ये एक सबसे बड़ा ढकोसला है। ये रेगुलेशन बनाते वक्त ना तो कायदे तज्ञ की और ना तो जूरिस्ट की यहाँ पर उन्होंने मदद ली है। ये एकेडमिक लोगों ने बनाया हुआ ये रेगुलेशन है, और इसलिए मैं ये मांग करना चाहूँगा कि ये रेगुलेशन डिफेक्टिव है, ये रेगुलेशन नॉन इफेक्टिव है, और इसलिए रेगुलेशन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, एक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। आप बात को सुनिए। और इसलिए ये एक्ट जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया था, इसके 2 कानून बनने चाहिए। और इसलिए अगर ओबीसी को एससी एसटी के साथ घुसाड़ दिया, इसलिए तो आंदोलन हो रहा ना, तो ठीक है ना, कोई हरकत नहीं। हम ओबीसी का अलग एक्ट बनाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उसके अंदर? आप एससी एसटी का अलग एक्ट बना दो, और उसके बाद में ओबीसी ईपीसी इनके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप अलग एक्ट बना दो। दोनों कानून अगर साथ में आए होते तो ये बात नहीं आती। ये एससी एसटी के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में जो एक्ट बना है उसको कमज़ोर बनाने की ये साजिश है। ये बात आप लोगों ने समझा चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि ये जो रेगुलेशन है ये बहुत डिफेक्टिव है, नॉन इफेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, ये बहुत अच्छा हुआ।
और उसने सरकार को जो आदेश दिया कि इसको रिवाइज करके अच्छे फॉर्म में मजबूती से हमारे सामने लाओ, वो मजबूती के साथ कैसा आएगा इसके लिए हमको पैरवी करना पड़ेगा। उसने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी गलत है। उसने जो उसके अंदर जो टिप्पणी की कि मैं कौन से आधार के ऊपर इसको स्टे दे रहा हूं, यह गलत है। लेकिन इसको स्टे देने से और 2012 का लागू करने से गवर्नमेंट के सामने अभी ये सवाल खड़ा हो गया। मैडम, ये लोग गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी मालूम है? एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी ले लो, ओबीसी खुश हो जाएगा। ओबीसी अगर खुश हो जाएगा तो आगे वाले मतों के राजनीति में इनका फायदा हो जाएगा। और इधर ओपन कैटेगरी के लोगों को भी उचका दो, उनका भी आंदोलन करवा दो, और उधर उनके ऊपर भी स्टे ला दो, ये भी खुश, वो भी खुश। तो ये साजिश है, ये साजिश है। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार में कैसे हम लोग रेगुलेशन इस तरह से डिफेक्टिव लाए कि अनइफेक्टिव लाए कि जिसका कोई फायदा नहीं होगा। और इसलिए ये बात जो लॉर्ड बुद्धा टीवी ने कहा कि साजिश, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश को समझना होगा, और यही साजिश को समझाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भेदभाव है, उस भेदभाव से इस देश को मुक्त करना और एक समता दृष्टि समाज की निर्मित करने के लिए जिस महामानव ने इस देश में संविधान दिया, वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूँ। आज यहाँ पर बहुत अच्छे विषय पर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने यहाँ पर चर्चा रखी है, और ये पूरे देश में जो है ये यूजीसी रेगुलेशन का ये बहुत ज्वलंत ऐसा इशू है। और ये इशू को लेकर जो भी पूरे भारतवर्ष में शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो आंदोलन हो रहे हैं, उन लोगों का प्रबोधन करना बहुत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चर्चा का उद्देश्य भी वही था। और इस सब्जेक्ट को न्याय देने का काम यहाँ पर हमारे सुषमा भट्ट जी है, मधुकर हुके जी है, आकाश खोबरागड़े जी है, भैया जी खैरकर है, इन्होंने किया है। और बहुत अच्छा संचालन जो है हमारे बहना वीना राउत जी ने यहाँ पर किया है। और सचिन मुन ने इस बात, ये लॉर्ड बुद्धा टीवी के जो संचालक हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। इस सबको मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सभागृह की में जो आज जो हमारे जो भाषण जो लोग सुन रहे हैं, वो यहाँ सिर्फ बैठे हुए लोग नहीं हैं, क्योंकि ये इसका लाइव टेलीकास्ट जब होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा भाषण हज़ारों लोग सुनने वाले हैं। तो मैं हज़ारों लोग मेरे आंखों के सामने बैठे हुए ऐसा सोच कर मैं मेरे विषय पे मैं यहाँ भाषण रखने वाला हूँ, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और जब इसकी एडवर्टाइजमेंट 4-5 दिन से आई तो मुझे बहुत सारे जगह से फ़ोन भी आए कि सर ये यूजीसी रेगुलेशंस है और इसके बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश डालिए, ताकि हम यूजीसी रेगुलेशन पढ़ नहीं पाए, लेकिन उस रेगुलेशन के बारे में क्या ये विषय में रखा हुआ साजिश, क्या ये यूजीसी रेगुलेशन जो है ये भेदभाव दूर करने के लिए इस तरह से रेगुलेशन बनाना, क्या ये बहुत बड़ी साजिश है? इसके ऊपर भी एक बहुत प्रकाश डालने की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे जाम्बोड़े सर उपस्थित है, प्राचार्य मसराम जी है, उत्तम शेवड़े जी है, चक्रधर जी है, आशीष फुलजेले जी भी है। और दोस्तों, तो सबसे जो बेसिक मुद्दा जो है वो इस बात का है कि यूजीसी रेगुलेशन जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में बना हुआ है, जो भेदभाव के खिलाफ में बना हुआ है, तो इसके जो 3 आयुध है जो डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन के साथ में है, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दूसरा केंद्र सरकार, और तीसरा ही देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका ये रेगुलेशन के साथ संबंध है। और ये तीनों जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था ये चाहती है
कि जात के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव दूर करने की हमारी जिम्मेवारी है। अब सबसे आश्चर्य की और चिंताजनक बात यह है कि संविधानिक जो पद है या ये संस्थाएं हैं, ये खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ये संवैधानिक संस्था जो है यही भेदभाव की जनक है, तो हम इनके साथ ये कुछ रेगुलेशन लाएंगे और ये रेगुलेशन के माध्यम से समाज में भेदभाव को मुक्त करेंगे, ऐसी उम्मीद भी रखना मुझे लगता बहुत गलत होगा। क्योंकि इसका उदाहरण है कि हम जो उम्मीद करें कि सर्वोच्च न्यायालय भेदभाव को मुक्ति करेगा, अब सबसे पहले क्रीमिलियर की जो बात जो कर रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। अब क्रीमिलियर जब लगेगा तो क्या ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाति के बीच में का जो भेदभाव है क्रीमिलियर के आधार पे आप दूर करना चाहोगे? सर्वोच्च न्यायालय ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफिकेशन लगाने का निर्णय लिया है। क्या अनुसूचित जाति और जमाति के लोगों में जिस तरह से वर्गवारी करोगे, वर्गवारी के आधार पे आप ये भेदभाव को दूर करोगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ही अपने आप में समाज में भेदभाव निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, एक सुखदेव थोरात साहब के ज़माने में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी फेलोशिप शुरू हुई थी, और वो राजीव गांधी फेलोशिप जो लड़के 5-5 साल जो रिसर्च करेंगे वो उन्होंने फुल टाइम रिसर्च करना चाहिए, इसलिए वो स्कॉलरशिप थी। और हम क्या देखते कि जैसे सुखदेव थोरात सर निकल गए उसके बाद में योजना बंद हो गई। अनुसूचित जाति के कल्याण की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में तकरीबन 9 योजनाएं थी, वो सारी की सारी योजना जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बंद कर दिया है। तो आप मुझे बताइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन यूजीसी कर रही है या नहीं कर रही है? और आप यूजीसी से ही अपेक्षा कर रहे हो कि यूजीसी ने ऐसा रेगुलेशन लाए जो समाज का भेदभाव, समाज की विषमताएं वो दूर करे। तो वो कैसे दूर करेगी? केंद्र सरकार से हम उम्मीद करते हैं, हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट, कि आप ऐसा रेगुलेशन लाओ जिससे भेदभाव दूर हो जाएगा। जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार 5-5 साल अनुसूचित जाति जमाति के लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, जो सरकार महाराष्ट्र के 18 यूनिवर्सिटी है, ये 18 यूनिवर्सिटी में एक भी अनुसूचित जाति का और जमाति का वाइस चांसलर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है। आज देश के 350 यूनिवर्सिटी में 345 जगह पर 5 जगह यूनिवर्सिटी हमने अगर छोड़ दिए तो SC ST OBC के जो है वाइस चांसलर्स नहीं है। तो आप मुझे बताइए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, जो ये की नियंत्रण प्राधिकारी है, वो इस पे क्या कर रही है? ये डिस्क्रिमिनेशन तो दूर कर रही है। तो आज सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने ये है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव दूर करने की संवैधानिक जिम्मेवारी जो संवैधानिक संस्था पर है, वो संवैधानिक संस्था ईमानदारी से काम नहीं कर रही, निष्ठा से काम नहीं कर रही। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी साजिश है। और इस साजिश के खिलाफ में अगर हमें कुछ काम अगर करना है तो यूजीसी रेगुलेशन के बारे में मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ हुई है, और मैं कुछ बातें वक्ताओं के भी मुंह से सुनना चाहता था। जैसे आकाश ने बात की, बहुत सारे फिगर यहाँ पर उन्होंने दिए, तो मैं उस फिगर के ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि उन्होंने सारे फिगर दिए हुए, वो बात छोड़ के मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला आरोप यूजीसी रेगुलेशन पे ये लगा कि ये नियम जो है सामान्य वर्ग के साथ में सामान्य वर्ग के छात्रों के मिक्स से भेदभाव करता है। ये रेगुलेशन जो एंटी रेगुलेशन जो है वो। दूसरा कि डिस्क्रिमिनेशन रूल जो है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए लाया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेशन जो है वो ओपन कैटेगरी के लड़कों के साथ खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। आरोप क्या है
कि डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो रेगुलेशन है ये खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और तीसरा उन्होंने लगा कि अगर सर्वसामान्य कैटेगरी के जो है, जनरल कैटेगरी के लड़के जो है उस पे अन्याय करने वाला बिल है, इसलिए हमारा जो व्यक्तिगत स्वातंत्र्य है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कलम 14 और 15 में निहित है, इस व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के ऊपर ये बिल आघात कर रहा है, इसलिए ये बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और चौथा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ओबीसी को सम्मिलित किया गया है, जो पहले 12 के रेगुलेशन में नहीं था। और फिर उन्होंने उसमें एक आरोप किया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लड़के जो रहेंगे उनकी कोई भी सुनवाई जो है, उनके शिकायतों की सुनवाई करने की कोई भी प्रोविजन इस रेगुलेशन में नहीं है। और बाद में उनका 6वां आक्षेप ये है कि जो समता समिति जो बनाने की बात ये बिल कर रहा है, ये रेगुलेशन कर रहा है, जो भेदभाव की जांच करेगा, इसमें जनरल कैटेगरी के वर्ग को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये जनरल कैटेगरी के वर्ग के लोगों को अगर ये समिति में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो फिर ये जांच करने वाली जो समिति है ये हम पे अन्याय करेगी, ये उनका आरोप उसके अंदर है। और 5वां आरोप उन्होंने कहा है कि ये रेगुलेशन जो है अस्पष्ट है, क्लैरिटी नहीं है। ये बात आंदोलन करने वाले लोगों ने प्रेस में कहा, आंदोलन करने वाले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपनी टिप्पणी दी है। मैं आज का विषय ये रेगुलेशन का होने से जनरल बातें नहीं करूंगा, मेरा ध्यान पूरा इस रेगुलेशन के प्रोविजन पे है। और ये रेगुलेशन सही है या गलत है, इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मनीषा सही है या गलत है, सरकार की मनीषा सही है या गलत है, सुप्रीम कोर्ट की मनीषा सही है या गलत है, इस पर ही मैं भाष्य करूंगा। दूसरे विषय पे मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ऐसी है कि ये तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है रेगुलेशन, इसको नाम तो दिया उसने कि हम उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देंगे, लेकिन ये नियम जो है ये अस्पष्ट है, ये नियमों का दुरुपयोग होने की बहुत बड़ी संभावना है, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है अपनी टिप्पणी में। यानी उन्होंने शिक्का मोर्तब कर दिया, जो जनरल कैटेगरी सवर्ण विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया उनके आंदोलन को सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्का मोर्तब कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हमारी सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये उल्टी दिशा में जा रही है। यानी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में कोई कानून बनाना, सर्वोच्च न्यायालय ये समझता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये उल्टी दिशा में जा रहे हो। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जाति विहीन समाज निर्मित के लिए हम लोगों ने कुछ कानून बनाने के अलावा आप ऐसे रेगुलेशन ला रहे हैं जो जातिवाद को निर्माण करते हैं। अब इससे आपको ध्यान में आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो मानसिकता क्या होगी। ये उनकी अपनी टिप्पणी है। ये देश में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों की यहाँ पर टिप्पणी है, और वो ताबड़तोड़ इस वक्त उसको जो है उसमें वो स्टे देते हैं और कहते हैं कि भाई 2012 का जो है वो नियम जो है वो यहाँ पर लागू होगा। और दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार का सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, तुषार मेहता, और जिस वक्त ये सारे सवाल सर्वोच्च न्यायालय कह रही थी, लेकिन हमारे सॉलिसिटर जनरल ने एक शब्द भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं कहा, सर ये जो आप टिप्पणियां कर रहे हैं ये रेगुलेशन ऐसा नहीं है, ये रेगुलेशन को ये चाहिए, ये रेगुलेशन ये कहना चाह रहा है, ये रेगुलेशन में ये प्रोविजन है। कोई भी बात सॉलिसिटर जनरल वहाँ नहीं करता। और
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकार का ही रेगुलेशन, सरकार ही उसकी पैरवी नहीं कर रही है और उसके बाद उसमें स्टे मिल जाता है, तो फिर ये बात ध्यान में आती है। और दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कही है, आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि कॉलेज विद्यापीठ में अगर शेड्यूल कास्ट के लड़के अगर सीनियर हैं तो जनरल कैटेगरी के जूनियर लड़कों पे वो रैगिंग करते हैं। ये डिस्क्लासिफिकेशन में जो सीनियर अच्छे वरिष्ठ जो सीनियर लड़के एससी के हैं वो कनिष्ठ जात के एससी के ऊपर भी अत्याचार कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी नई नई बातें सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में उस वक्त आई है जो हमारे भी दिमाग में कभी आती नहीं। अरे भाई, हम तो तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ की बात कर रहे हो, आप अभी से सब क्लासिफिकेशन के ऊपर जा रहे हो। अगर कल सब क्लासिफिकेशन होता तो एक क्लासिफिकेशन दूसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर अन्याय करेगा, इसकी बात आज आप कर रहे हो। यानी फिर एससी के अंदर एससी का झगड़ा, ओबीसी के अंदर ओबीसी का झगड़ा, एसटी के अंदर एसटी का झगड़ा, और इस तरह से इंटरप्रिटेशन अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट अगर करता है तो आप इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो साजिश शब्द जो लॉर्ड बुद्धा टीवी ने जो रखी है, ये छोटी साजिश नहीं है। ये साजिश में ये सारी जो सिस्टम है, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत सीरियस इशू है, ये बात आप लोगों ने समझ लेना चाहिए। सबसे पहले मैं उस आक्षेपों का खुलासा करना चाहूँगा कि जो आक्षेप इस बिल पे आए हुए हैं या ये रेगुलेशन पे आए हुए हैं, और उसके बाद मैं वो बात को रखूँगा कि ये रेगुलेशन में गलतियाँ क्या है। क्या ये रेगुलेशन भेदभाव को मिटाना चाहता है या सिर्फ ये ढकोसला है, इस बात की चर्चा मैं उसके बाद में करूँगा। तो पहली तो चर्चा मैं ये करूँगा कि क्या इस जो आरोप, ये जो आक्षेप, ये जो रेगुलेशन के बारे में किए हुए हैं, क्या वो सही है। उनका पहला आक्षेप है कि रेगुलेशन सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के भेदभाव की जांच करेगा, जनरल कैटेगरी के को न्याय नहीं देगा। ये उनका पहला आक्षेप है। फिर मेरा उसको एक जवाब ऐसा है कि आप रेगुलेशन के ऑब्जेक्ट को पढ़िए, उद्देश्य को पढ़िए कि ये रेगुलेशन आया किस लिए। तो उसके ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, धर्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईबीसी, और दिव्यांगगण यानी फिजिकली हैंडीकैप, और इनमें से किसी भी सदस्य के खिलाफ के विरुद्ध भेदभाव का निर्मूलन करना यह उच्च शिक्षा संस्थाओं का कर्तव्य रहेगा। यानी इस एक्ट में कास्ट, रिलीजन, लिंग का, स्टेट, इसके आधार के ऊपर सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात ये एक्ट कर रहा है। और विशेषता एससी एसटी के बारे में कह रहा है कि इनकी विशेषता, इनके बारे में ज़्यादा ध्यान रखेगा। तो ये आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट के बारे में ये बात कर रहा है, वो ये बात यहाँ पर आपने याद रखना चाहिए। कल परसों मैं एक चैनल के साथ डिबेट कर रहा था तो मुझे यही सवाल किया कि सर ये जनरल कैटेगरी के लोगों के ऊपर तो ये अन्याय है। मैंने कहा इसके अंदर लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर, यानी वो किनके खिलाफ में भेदभाव होगा तो एससी एसटी के साथ में उन्होंने ईडब्ल्यूएस को भी डाला है, आर्थिक रूप से कमजोर। तो अभी ईडब्ल्यूएस में तो ब्राह्मण भी कवर हो रहा है, ईडब्ल्यूएस में तो राजपूत भी कवर हो रहा है, ईडब्ल्यूएस में तो तुम्हारा क्षत्रिय भी कवर हो रहा है, बरिया भी कवर हो रहा है, सारे ईडब्ल्यूएस में कवर हो। जो जो सवर्णों की गरीब जातियां हैं वो सारी इसमें आ रही है। तो जब सारी जातियां इसमें आ रही तो आप एक कैसे कह सकते कि जनरल कैटेगरी के लोगों को यहाँ से डिलीट कर दिया है, निकाल दिया है, ये आप आरोप कैसे कर सकते। दूसरा, दिव्यांग को इसमें इंक्लूड किया।
अब ये अपंग लोग जो है, क्या एससी के ही है, क्या एसटी के ही है, क्या ओबीसी के ही है, जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है? तो जनरल कैटेगरी के भी लोग इसमें हैं। और दूसरा इन्होंने कहा धर्म के आधार के ऊपर भी जो डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। तो यहाँ मुस्लिम है, क्रिश्चियन हैं, ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके भी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में करने की वो बात ये यहाँ पर तुम्हारे रेगुलेशन में की है। और लिंग के आधार पर जो महिला के ऊपर जो भी एट्रोसिटी होगी, भेदभाव होगा, इसको भी वो एड्रेस करेगी। और जन्म स्थान, यार एक स्टेट के आदमी दूसरे स्टेट के आदमी पे अन्याय नहीं करेगा। एक स्टेट का विद्यार्थी एक हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, तो ये तो एमपी के विद्यार्थी है, इन पे हम लोग अन्याय करेंगे या भेदभाव नहीं कर सकते। ये सारी बातें उसके अंदर उजागर की है। इसलिए ये कहना कि जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ में ये रेगुलेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने रेगुलेशन पढ़ा ही नहीं, इन्होंने रेगुलेशन का अध्ययन ही नहीं किया। किसी ने तो भी उनको बता दिया है कि ये तुम्हारे खिलाफ में है, आप आंदोलन करना शुरू कर दो। इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया और ना तो ये रेगुलेशन को पढ़ा, ना उस बात को इन लोगों ने समझा। दूसरा जो आरोप इस रेगुलेशन पे लगाया जाता है वो है कि भेदभाव की जो शिकायत है, जो भी कंप्लेंट है समता कमेटी के सामने आएगी, तो इसकी जांच करने वाली जो समिति है, ये समिति में जनरल कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारा दुरुपयोग नहीं होगा। और ये एक ही कैटेगरी के लोग रहेंगे तो ये हमारे खिलाफ में निर्णय देंगे, और हमारे खिलाफ में निर्णय देने से जनरल कैटेगरी के छात्रों पे अन्याय होगा। इस प्रकार का इन्होंने आरोप किया है। अब इन्होंने ये रेगुलेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कभी कभी समझ में नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रेगुलेशन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो आप वो डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत पे निर्णय देने वाली कमेटी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। तो वो 10 लोगों की समिति है, और वो 10 लोगों के समिति का अध्यक्ष कौन है? संस्था का प्रमुख। संस्था का प्रमुख यानी कौन? यूनिवर्सिटी है तो कौन? वाइस चांसलर। और महाविद्यालय है तो कौन? प्रिंसिपल। अब ये समिति का अध्यक्ष ऐसा नहीं बोला है कि ये शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी चाहिए। ये समिति का अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष बोलते हैं वो संस्था का प्रमुख होगा, यानी वो वाइस चांसलर रहेगा, या तो कोई कॉलेज का रहेगा तो कॉलेज का प्रिंसिपल रहेगा। अब आप मुझे बताओ, देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के कितने वाइस चांसलर हैं? देश में तुमने प्रिंसिपल की पोस्ट ओपन कर दिया, कितने प्रिंसिपल तुम्हारे हैं? ये सारे ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं, ये सारे संस्था के प्रमुख हैं, ये समिति के अध्यक्ष रहने वाले। तो आप कहते हो कि समिति में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अरे जांच करने वाले समिति में आपने इनको ही रिप्रेजेंटेशन दिया है कि वो जांच ठीक से कैसे होगी? सवाल है। और संस्था प्रमुख के खिलाफ में ही अगर भेदभाव का आरोप है तो ये तो फिर इसकी जांच कौन करेगा? तो ये जो कह रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अरे प्रमुख ही तुम्हारा है उसके अंदर। दूसरा, उसमें लिखा है कि 3 वरिष्ठ प्रोफेसर रहेंगे, 3 वरिष्ठ प्रोफेसर, नहीं लिखा है कैटेगरी। अब सीनियर प्रोफेसर कौन से कैटेगरी के रहेंगे तो अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक नॉन टीचिंग कर्मचारी रहेगा, वो संस्था प्रमुख अपॉइंट करेगा, वो भी नहीं लिखा है कि ये कौन से कैटेगरी का रहेगा। उसके बाद में लिखा है 2 विद्यार्थी रहेंगे, लेकिन 2 विद्यार्थी कौन से रहेंगे? जो मेरिट और स्पोर्ट के आधार के ऊपर जो सबसे मेरिटोस विद्यार्थी होगा उसको संस्था प्रमुख नॉमिनेट करेगा। तो वहाँ मेरिट तो हमारा तुम तो हमको मेरिटोस समझते ही नहीं। तो विद्यार्थियों का प्रतिनिधि कौन रहने वाला है? जो सबसे ज़्यादा मेरिटोस विद्यार्थी हो संस्था का होगा, उसे संस्था का प्रमुख चुनेगा। तो आप ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? इसलिए एक क्लॉज उसमें डाला है कि ये सब करते वक्त वो ये 10 लोगों की कमेटी है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, हैंडीकैप, महिला, ये 5 लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इसमें 5 लोग ये 5 कैटेगरी के जाएंगे, ये जो लगाया हुआ उसके अंदर।
अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 तो ओपन कैटेगरी है ना, संस्था का, तुम्हारे समिति का प्रमुख तो है ना। और जब उसके अंदर कोई भी इशू के ऊपर जब वोटिंग होगा तो आप ये कह रहे हो कि ये सारी समिति हमारे पे अन्याय करेगी, ये तुम्हारा आरोप जो है वो झूठा है और ये रेगुलेशन नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने की वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश है, ये हमारा कहना है। और वो जो लोगों ने बारीकी से अगर वो रेगुलेशन पढ़ा होगा तो वो कहते हैं कि कोरम 4 लोगों का रहेगा, यानी कल SC ST OBC के लोग मीटिंग को नहीं भी आएंगे तो संस्था के प्रमुख कोई भी 4 लोगों को बुला के कोई भी निर्णय ले लेंगे और बोलेंगे ये हमारा निर्णय हो गया। इस तरह से ये जो ढकोसला बनाया गया है ये रेगुलेशन के नाम पे, आप समझिए ये बहुत बड़ा, अगर लोगों ने पढ़ा रहता ना तो इनके ध्यान में आ रहता ये हमारे फेवर में रहने दो, जैसा है वैसा। पढ़े नहीं ना इन लोगों ने। तो इस तरह से जो एक कह रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बात यहाँ पर बहुत गलत है। और दूसरी बात ये रेगुलेशन में लिखी है कि जो भी निर्णय होगा समता समिति का उसको इंप्लीमेंट करने वाली जिम्मेदारी किसकी है? संस्था प्रमुख की, वाइस चांसलर की। अरे वाइस चांसलर ही निर्णय लेते, प्रिंसिपल ही निर्णय लेते, वही एडमिशन करते, वही हॉस्टल में भी एडमिशन करते, वही प्रैक्टिकल के मार्क के अंदर सारी प्राध्यापकों की नियुक्ति करते। वो सारे चीज़ों में अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो सारे डिस्क्रिमिनेशन में तो उसके ही मान्यता से होगा ना। अब जब उसके ही मान्यता से सारी चीजें होगी, नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन रहता? वाइस चांसलर रहता सिलेक्शन कमेटी का। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर के सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष कौन रहता? वाइस चांसलर रहता है। स्कूल कॉलेजेस के नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचर के सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ये कौन रहता? मेंबर सेक्रेटरी तुम्हारा प्रिंसिपल रहता और चेयरमैन तुम्हारा संस्था का अध्यक्ष रहता। अब ये सारे जो लोग हैं तुम ही लोग तो अपॉइंटमेंट करते हो। कल डिस्क्रिमिनेशन अपॉइंटमेंट के अंदर अगर होगा तो आरोपी तो आप ही हो, आरोपी तो आप ही हो। अब जब आरोपी आप ही हो तो आप मुझे बताइए, आप ही इंप्लीमेंट करोगे तुम्हारे खिलाफ के निर्णय को? यानी खुद ही चोर और खुद ही पुलिस। ये हमारा ऐसा, ये हमारा ये प्रकार का रेगुलेशन जो है वो हमारा ये सारा रेगुलेशन है। और इसलिए एक प्रोविजन रेगुलेशन में लेके इसमें क्या गलतियां है ये मैं बता रहा हूं। हम इसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी का हमको विरोध है। दूसरा, उसने ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है अपील। अगर किसी के खिलाफ में कोई कमेटी अगर निर्णय करेगी तो उसको अपील करने की प्रोविजन है। और अपील किसके सामने करना है? तो लोकपाल के सामने करना है। ये लोकपाल कौन नियुक्त करेगा? तो संस्था प्रमुख नियुक्त करेगा, संस्था प्रमुख नियुक्त करेगा लोकपाल। वो कौनते कैटेगरी का होगा ये नहीं लिखा हुआ है। यानी सर्वसामान्य कैटेगरी के खिलाफ में अगर कोई निर्णय अगर हुआ, वो लोकपाल के सामने आया तो वो अपील जो है वो सिंगल आदमी डिसाइड करेगा। वो बोलेंगे समता समिति का निर्णय गलत है, इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो आप मुझे बताइए, जज भी वही है, वकील भी वही है, सब वही है। अब न्याय तुमको कहां से मिलेगा? तो ये मैं बात आपको ये कह रहा हूं कि ये रेगुलेशन की जो सारी खामियां है, ये खामियां जो है हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये रेगुलेशन में 19 मार्च को केस रखी है तो हमें भी कहना होगा कि जब रेगुलेशन में सुधारणा होगी, रिवाइज होगा, तो इस मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि 2012 का जो रेगुलेशन था, आकाश ने जिसका उल्लेख किया, 2012 के रेगुलेशन में कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन रहेंगे इसकी एक लिस्ट दी हुई है, नोटिफाइड किया हुआ है 2012 के रेगुलेशन में। ये डिस्क्रिमिनेशन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 10 तक। 2026 के रेगुलेशन में कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट नहीं दी है। वो आप डिसाइड करो, संस्था के लोगों को कहा ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। हमने सिर्फ डेफिनेशन दी है, डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट जो देना चाहिए वो लिस्ट उसमें उसके अंदर नहीं दी है। और समता समिति का जो अध्यक्ष है, जो संस्था प्रमुख जो है, वो नहीं चाहिए। हमारा ये कहना है उसमें की खामियां हैं।
क्योंकि अगर वो ही अगर उसका अध्यक्ष रहेगा और संस्था प्रमुख ने अगर डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो एक कॉलेज है तो फिर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल आप रखो, या युनिव्हर्सिटी ने उसका चेअरमन अपॉइंट करना चाहिए। ती जी विशाखा समिती आहे त्यामध्ये आपण बघतो त्याच्यामध्ये, तर आप ऐसा रखोगे तब वो निर्णय दे पाएगा। और तीसरा, ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के परव्यू में आने वाले कॉलेजेस को ही अप्लीकेबल है। ये आईआईटी को अप्लीकेबल नहीं है, ये एनआईटी को अप्लीकेबल नहीं है, एआईसीटी के अंदर में आने वाले कॉलेज को अप्लीकेबल नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाले कॉलेज को अप्लीकेबल नहीं है। यानी जितने प्रोफेशनल कॉलेजेस है वो प्रोफेशनल कॉलेज कोई अप्लीकेबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगर कहीं होता होगा वो तो प्रोफेशनल कॉलेज में होता है। तुम्हारे प्रैक्टिकल मार्क्स में देखिए, तुम्हारे रिसर्च में देखिए, तुम्हारे एडमिशन में देखिए, तुम्हारे अपॉइंटमेंट में देखिए, हॉस्टल में एडमिशन का देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो प्रोफेशनली कॉलेजेस में होता है। और वहीं जो है यहाँ के परव्यू से उसको निकाल दिया है। इसलिए इस रेगुलेशन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आना चाहिए, ये उसकी बहुत बड़ी खामियाँ यहाँ पर है। दूसरी बात, शिक्षा का कहीं प्रोविजन नहीं है ये रेगुलेशन के अंदर। अगर ये समिति ने अगर अपने रिपोर्ट में कहा कि भैया जी खैर करकर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इस पे अन्याय हुआ, तो अन्याय करने वालों के खिलाफ में हम लोग क्या पनिशमेंट करेंगे, ये रेगुलेशन कहीं नहीं कहता कि ये पनिशमेंट करेंगे। अगर ये रेगुलेशन के अंदर अन्याय करने वालों के खिलाफ में अगर आप पनिशमेंट नोटिफाइड अगर नहीं करोगे तो संस्था प्रमुख डिसाइड करेगा इसको क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना। उसको पुष्पगुच्छ देना या उसका हाथ में नारियल देना या उसके गले में छाल डालना, वो तय करेगा क्या करना है। भेदभाव की लिस्ट नहीं, और अगर भेदभाव के खिलाफ में अगर शिक्षा है उसकी कोई तरतूद नहीं, और इस तरह से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा एक प्रोविजन लिखा लास्ट में, संस्था प्रमुख के खिलाफ में अगर कोई तकरार है तो जो समन्वयक जो रहेगा वो समिति का, वो समन्वयक उसका हेड रहेगा। अभी तो कितने बड़े विनोद की बात है, वो समन्वयक जो है ना वो सीनियर प्रोफेसर रहेगा और जिसको संस्था प्रमुख अपॉइंट करेगा। अब इसको जो अपॉइंट करेगा वही संस्था प्रमुख के खिलाफ में अगर निर्णय देगा, क्या ये सारी बात है? अब सारी बात है। तो इस तरह से सारी जो पूरा का पूरा जो ढकोसला है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी का विरोध करूँगा। उसके साथ साथ ये रेगुलेशन जो है ये एक सबसे बड़ा ढकोसला है। ये रेगुलेशन बनाते वक्त ना तो कायदे तज्ञ की और ना तो जूरिस्ट की यहाँ पर उन्होंने मदद ली है, ये एकेडमिक लोगों ने बनाया हुआ ये रेगुलेशन है। और इसलिए मैं ये मांग करना चाहूँगा कि ये रेगुलेशन डिफेक्टिव है, ये रेगुलेशन नॉन इफेक्टिव है, और इसलिए रेगुलेशन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ये एक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। यस, ये कानून के फॉर्म में आना चाहिए कि एक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करने वाला कायदे की प्रोविजन हो, उसमें कैसा डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है उसकी इंक्वायरी कैसे होना चाहिए, वो इंक्वायरी होने के बाद पनिशमेंट कैसे होना चाहिए, उसकी प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो कानून में डिफाइन होती, कायदे में डिफाइन होती, ये सारी बातें उसमें डिफाइन होना चाहिए। तो मैं रेगुलेशन का विरोध करूंगा। मैं कल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होऊंगा तो मैं कहूँगा मुझे रेगुलेशन नहीं चाहिए। SC ST OBC के खिलाफ में जो भी बने रेगुलेशन है वो डिफेक्टिव है और वो चैलेंजेबल है। तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए एक सरकार कानून बनाए, जैसा एट्रोसिटी एक्ट है, वुमेन एट्रोसिटी एक्ट है, उस तरह से आपको एक डिस्क्रिमिनेशन के संदर्भ में एक को कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून अगर बनेगा तो फिर उसमें सारा जो सेशन कोर्ट रहेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा या हाई कोर्ट रहेगा, उसमें उसको जो मजबूती के साथ में एक प्रकार के लोगों को वहाँ संरक्षण मिलेगा। ये मेरी मांग है। दूसरी मेरी मांग है, मैडम अभी यहाँ बैठी है, वो मेरे मांग को इस बात को समझ लेना चाहिए
कि ये जो रेगुलेशन जो बनाना, वो रेगुलेशन तुम्हारे रोहित मेमुला और दूसरे बातों इस पायल पर इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, इसके अत्याचार के आधार के ऊपर वह आर्गुमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद ये रेगुलेशन आया। तो बोथ आर एससी एंड एसटी कैटेगरी, तो कास्ट के और अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए रेगुलेशन बनाना चाहिए। ये मांग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई थी, ना कि इकोनॉमिकल कोई दूसरे आधार के ऊपर। इसलिए मेरा ये सबसे कहना है कि जात के आधार के ऊपर, सामाजिक आधार के ऊपर, अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन अलग है, और इकोनॉमिकल आधार के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन अलग है। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश किया था, वो अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर, सामाजिक आधार के ऊपर जो भेदभाव होता है, उसके खिलाफ में रेगुलेशन तैयार करने की बात होती है। और तुमने क्या कर दिया, उसमें एससी भी डाल दिया, एसटी भी डाल दिया, ओबीसी भी डाल दिया, दिव्यांग भी डाल दिया, महिला भी डाल दिया, सब डाल दिया। अभी क्या जो कुछ बचा है वो भी डाल दो ना उसमें। ये एससी एसटी के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में जो एक्ट बना है, उसको कमजोर बनाने की ये साजिश है। ये बात आप लोगों ने समझा। मैं बात को यहाँ रखूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जो निर्देश दिया है, उसके आधार पर एससी एसटी इनको अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर, सामाजिक भेदभाव के आधार पर उन पर भेदभाव होता है, इसलिए उनके लिए अलग एक्ट बनाया जाए। और बाकी जो वर्ग है, जो इकोनॉमिकल आधार के ऊपर जिनको डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर ईबीसी हो, ओबीसी हो, या तुम्हारा दिव्यांग हो, ये जो सारा जो वर्ग है जो जिसको अनटचेबिलिटी के आधार पे नहीं होता, उनके लिए आप एक अलग रेगुलेशन बनाओ, उनके लिए आप अलग कानून बनाओ। दो कानून बनाए तो फर्क क्या पड़ रहा है आपको? दो कानून बनाओ, क्योंकि ये कानून की तरफ देखने का नजरिया अलग है, ये कानून की तरफ देखने का नजरिया है। बहुत सारे जो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी, अभी कल आप देखिए एससी एसटी को अगर कोई ओबीसी ने अगर कोई अन्याय कर दिया या भेदभाव कर दिया कोई आधार पे, अब ये सब उसके अंदर इंक्लूड होने से आप नहीं बोल सकते उस बात को। तो इसलिए जो है ये, इसको जब तक तुम आप बाइफरकेट नहीं करोगे कि कास्ट और अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा, भेदभाव हो रहा, उसके लिए अलग कानून बने और बाकी के लिए अलग कानून बने, ये दो बातें मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि आप उसके साथ मिक्सअप मत करो उनको, क्योंकि उनके ऊपर होने वाला भेदभाव और यहाँ होने वाले भेदभाव में बहुत अंतर है। अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर भेदभाव जो हो रहा है, वो अनटचेबिलिटी के आधार के ऊपर ईबीसी के साथ, ओबीसी के साथ, दिव्यांग के साथ भेदभाव नहीं होता। आप बात को सुनिए। और इसीलिए ये एक्ट जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया था, इसके दो कानून बनने चाहिए। और इसलिए अगर ओबीसी को एससी एसटी के साथ घुसाड़ दिया, इसलिए तो आंदोलन हो रहा ना, तो ठीक है ना, कोई हरकत नहीं, हम ओबीसी का अलग एक्ट बनाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उसके अंदर। आप एससी एसटी का अलग एक्ट बना दो और उसके बाद में ओबीसी ईबीसी इनके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप अलग एक्ट बना दो। दोनों कानून अगर साथ में आए होते तो ये बात नहीं आती, और ये बात अगर नहीं आती तो आज जो हम लोग देखते, ये बात का यहाँ पर नहीं होता। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये जो रेगुलेशन है, ये बहुत डिफेक्टिव है, नॉन इफेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, ये बहुत अच्छा हुआ, और उसने सरकार को जो आदेश दिया कि इसको रिवाइज करके अच्छे फॉर्म में मजबूती से हमारे सामने लाओ, वो मजबूती के साथ कैसा आएगा, इसके लिए हमको पैरवी करना पड़ेगा। उसने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी गलत है। उसने जो उसके अंदर जो टिप्पणी की कि मैं कौन से आधार के ऊपर इसको स्टे दे रहा हूं, ये गलत है। लेकिन इसको स्टे देने से और 2012 का लागू करने से गवर्नमेंट के सामने अभी ये सवाल खड़ा हो गया। मैडम, ये लोग गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी मालूम है? एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी ले लो, ओबीसी खुश हो जाएगा। ओबीसी अगर खुश हो जाएगा तो आगे वाले मतों के राजनीति में इनका फायदा हो जाएगा, और इधर ओपन कैटेगरी के लोगों को भी उचका दो, उनका भी आंदोलन करवा दो, और उधर उनके ऊपर भी स्टे ला दो, ये भी खुश, वो भी खुश। तो ये साजिश है, ये साजिश है। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार में कैसे हम लोग रेगुलेशन इस तरह से डिफेक्टिव लाए कि अनइफेक्टिव लाए कि जिसका कोई फायदा नहीं होगा। और इसलिए ये बात जो लॉर्ड बुद्धा टीवी ने कहा कि साजिश, ये बहुत बड़ी साजिश है।
ये साजिश को समझना होगा, और यही साजिश को समझाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपका प्रबोधन करने को खड़ा हूँ। तो हम ये बिल के ऊपर जो आक्षेप लिए वो आक्षेप गलत है, इसकी भी बात हम लोग रखते हैं। और लेकिन ये बिल कैसा डिफेक्टिव है, कैसा नॉन इफेक्टिव है, ये भी बात हम लोग आपके सामने रखते हैं। और इसलिए आने वाले तारीख को हम केवल भाषण करके नहीं चलेगा भैया जी, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके आने वाले तारीख को हम लोगों ने इंटरवेन फाइल करना चाहिए। और हमने इंटरवेन फाइल करके सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये सारी खामियां बतानी चाहिए। अगर मैं हाईकोर्ट में अगर वकील होता तो मैं खुद ही खड़ा हो जाता, लेकिन मैं ये सारे मुद्दों को लेके हमको बताना पड़ेगा ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, नॉन इफेक्टिव कैसा है, ये तुमको बताना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने इंटरवेन करके हमारा वकील खड़ा करना चाहिए और ये मांग करना चाहिए कि ये स्ट्रांग बने। केवल रेगुलेशन से काम नहीं होगा, तो आप इसको एक्ट के फॉर्म में लाओ, और एक्ट जो है देश की संसद बनाएंगी तो वो सारे देश के न्यायालय को वो लागू रहेगी। और उसके बाद ही हम, जैसे एट्रोसिटी एक्ट है, तो कुछ भी रहो, एट्रोसिटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता, क्या होता, वो बाद में की बात है, लेकिन वो इफेक्टिव तो है। उस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो एक्ट बनेगा वो कानून बनना चाहिए। केवल जीआर, अधिसूचना, इसको कोई मतलब नहीं, इसको तो कल लोअर कोर्ट भी इसको स्टे दे देता है। तो इसलिए ये मांग हमारी होना चाहिए। और आने वाले तारीख के अंदर क्या हम लोग ये कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, केवल भाषणों से नहीं, तो फिर वहाँ पर खड़ा करना चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लासिफिकेशन का निर्णय दिया ना, उसके खिलाफ में सारे लोग बोलने लगे। अरे मेरा ये कहना है कि जब डिस्क्लासिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था, तब आप लोगों ने कौन से वकील को खड़ा किया वहां पर ये डिस्क्लासिफिकेशन का विरोध करने के लिए? सारे लोग बाद में निर्णय हुआ तो सारे लोग बाद में बोलने लगे। किसने तो भी अपना एक अच्छा वकील जो है, सीनियर वकील काउंसिल, अरे भीम जयंती, अंबेडकर जयंती को करोड़ों रुपए हम लोग जब खर्चा करते हैं तो 10-15 लाख का एक आधा वकील करके वो डिस्क्लासिफिकेशन का एससी के का निर्णय हुआ, उस निर्णय में हमारा कोई लॉयर नहीं था अपनी बात रखने वाला। और आज आप कहते हो कि वो निर्णय गलत है, लेकिन जब वो निर्णय लग रहा था, जब वो प्रोसेस में था, उसकी सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सारे स्टेट को नोटिस भेज के उनके रिप्लाई मांगे थे, तब हम कहाँ थे? तो जब वक्त आता लड़ने का, उस वक्त हम लोग कहीं पर भी सामने नहीं रहते, और जब पराभूत हो जाते हैं तो सब घर की जो पुरानी तलवारें, चक्कू बिक्कू जो है वो सब लेके निकल के रास्ते पे आते हैं। दुश्मन तो भाग गया, तुम्हारा मुर्दा भी पड़ गया तुम्हारे घर के लोगों का। ये इस तरह से लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई उसी वक्त लड़नी होती जब दुश्मन तुम्हारे आमने सामने। औजार शस्त्र उसी वक्त चलाने पड़ते हैं जब लड़ाई चल रही होती है। और ये वक्त है ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि आज तुम्हारे सामने ये मौका दिया हुआ है, तो केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय जब देगा तो उसके सामने ये बात को रखनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय की मानसिकता क्या है ये समझ के, सरकार की मानसिकता का क्या है ये समझ के, जो भावनाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्ट्रांग रेगुलेशन बनना चाहिए, तो उनको ये बोलना चाहिए कि ये स्ट्रांग रेगुलेशन है, ये नहीं है, ढकोसला है। ये बात को भी इनके सामने रखना पड़ेगा। और उन्हें कहा पड़ेगा कि न्यायाधीश महोदय आपने स्टे दिया, अच्छा किया, और आपने कहा ये क्लैरिटी होना चाहिए, ये क्लैरिटी के साथ ये एक्ट आएगा तब हमको न्याय मिलेगा। अन्यथा ये कानून ऐसे ही आते जाएंगे, रेगुलेशन ऐसे ही आते जाएंगे, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया हमने ये बताने का, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, और उससे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं हटेगा, उल्टा डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाएगा। ये बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। ये सब बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है जो मुद्दे इस विषय पे मैंने आपके सामने रखे, ये सारे मुद्दे जो है ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो आज ये हजारों लोग ये सारी बातें आप लोग सुन रहे होंगे। हमारे वक्ताओं ने भी बहुत सारी बातें यहाँ पर कही है, उस तरह से हमें उसकी व्यूह रचना करनी पड़ेगी। और सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बात है, तो उस पब्लिक के फोरम में आज हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात न्यायालय के सामने भी रख के
हम लोग इस बात को उजागर करें, यही अपेक्षा करता हूं। और आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और लॉर्ड बुद्धा टीवी का शुक्रगुजार हूं कि बहुत ज्वलंत इशू पे आपने इस विषय पे यहाँ पर हमें रूबरू होने का मौका दिया। सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्द को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।